जी वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आज़म चौधरी साहब से जान लूँ। आज़म साहब, ये मुल्की सियासत के मुस्तकबिल की अगर बात करें, बड़े प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। कभी फिश प्रेडिक्शन कर देता है, आज शेख रशीद ने प्रेडिक्शन कर दी है। वो कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक कुछ इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मुल्की सियासत का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। दूसरी जानिब अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे सिचुएशन देखें तो अमरीकी सफ़ीर भी बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं। सर, क्या होने क्या जा रहा है 31 अगस्त तक? देखिए, इसकी सारी चीजों की बेस आपके इंतखाबात हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात होते हैं, जिसका जो मैंडेट था, जिसको लोगों ने मैंडेट दिया, उसको तस्लीम कर लिया जाता, शायद ये हालात ना होते। आप मुस्लिम लीग नून ने अगर हुकूमत बनाई है तो वो मुस्लिम लीग नून के खुद अपने लोगों को पता है। वो खुद बैठ के चैमगोइयां करते हैं और टीवी प्रोग्रामों में बात करते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी को लोगों ने कितना सराहा और कितनी उनको पजीराई मिली। ऊपर से सोने पे सुहागा जो गवर्नमेंट की इस वक्त परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जो बजट दिया गया है, जो बिजली के हालात हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब गवर्नमेंट ये बयानियां बनाने की एक कोशिश कर रही है कि हमारे हाथ बस में कुछ नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, एक इन्होंने फैसला किया और उस फैसले का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर इत्तलाआत ने कि हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हम साबक सदर, साबक वज़ीर आज़म और साबक डिप्टी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं। क्या वजह है कि ये ऐलान करने के बावजूद उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, फैसला किया हुकूमत ने। ये ऐलान करने के बाद फिर बैकफुट पे चले गए हैं। बात यह है कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देंगे तो शायद आपको इन बयानियों की जरूरत ना पड़े, आपकी हुकूमत भी मजबूत हो जाए। अब तो जो हालात नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत अब शहादत चाह रही है कि चाहे वो जुडिशरी के जरिए शहादत हो, चाहे किसी और तरीके से हो, ताकि इससे इनकी जान छूटे और ये जो सारा। लेकिन आजम साहब, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी अदलिया पे तनकीद करी है, तहरीक इंसाफ भी अदलिया पे तनकीद करी है। अदलिया तो किसी के हाथों महफूज नहीं है ना इस वक्त। देखें, अदलिया में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अदलिया, जब आप मुकदमात कमजोर बनाएंगे, आपके मुकदमात हवा में होंगे, तो अदलिया कहां पे फैसले देगी? अदलिया ने वही फैसले देने हैं जो आपकी प्रोसिक्यूशन है, वहां पे आपको सबूत फराहम करने हैं या जो गवाह फराहम करने हैं। आपके तमाम मुकदमात में देखें, सरकारी मुलाजमीन आपको गवाह मिल रहे हैं, जबकि सरकारी मुलाजम, उसी महकमे का मुलाजम जिस महकमे से मुतलका मुकदमा हो, उसकी गवाही की कोई हैसियत नहीं होती। अगर पुलिस का मुलाजम किसी जगह पे गवाह है, उसकी गवाही को अहमियत नहीं दी जाती। आप तमाम मुकदमात कमजोर हैं। अभी राय साहब ने ना पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है उसकी बात की। देखिए, कानून के अंदर एक गुंजाइश मौजूद है। पॉलीग्राफिक टेस्ट अगर कोई मुलजम करवाना चाहे तो आप उसका कर सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाहता तो आपने अपने तरीके से तफ्तीश में साबित करना है कि ये आवाज उसी बंदे की है या ये बंदा झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था। उसके लिए आपको शवाहिद वहां पे पैदा करने पड़ेंगे, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब ये देखें, तमाम मुकदमात, अब ये हालिया आज का देख लेना, आज लाहौर हाईकोर्ट वाला मुकदमे की जब बुनियाद ही कमजोर होगी, आपने एक उस पर रिमांड दिया जो कि कानून के अंदर गुंजाइश ही नहीं है कि मुलजम को अदालत में पेश किए बगैर आप उसका रिमांड दे दें। जिस दिन एटीसी कोर्ट ने ये रिमांड दिया, उस दिन रात 11 बजे हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि एक अलर्ट था कि हालात बहुत खराब है, इसलिए बानी चेयरमैन को यहां लाके अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, दहशतगर्दी के या बाकी खतरात है। भाई, इतनी कौन सी इमरजेंसी थी या इतना कौन सा मसला था कि आपको रात 11 बजे ऐसा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा? आज तमाम तर बहस उस नोटिफिकेशन पे होती रही अदालत के अंदर, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फरहाद शाह साहब, वो शायद उस पे अपने दलाइल उस तरह मजबूत नहीं दे सके, साबित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको वो केस उड़ गया। अब हुकूमत इस पे अगर ये तनकीद करे कि ये जजी जो है ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, भी आप अपनी प्रोसिक्यूशन पे तो तवज्जो दें, आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है। अगर आज उसके दो ही तरीके हैं, या मुलजम अदालत में है या अदालत जो है वो जेल में जाए, ये तरीका है, उसमें आप नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि आपके कानून के अंदर या रूल्स के अंदर अभी ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है कि आप गैजेट्स के जरिए किसी को रिमांड कर दें या किसी का कोई आप ट्रायल कर लें। ठीक, इसी आजम साहब, इसी यही पॉइंट में जरा राय साहब से जान लूँ। राय साहब, एक जानिब जब प्रोसिक्यूशन करना चाहती है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाती, दूसरी जानिब ये बातें भी गर्दिश में है कि बानी पीटीआई को शायद फौज के सुपुर्द किया जा रहा है।
जी, ये उनका खदशा है और बज़ाहिर लगता भी ऐसे है कि जो केसेस उनके खिलाफ मज़ीद फ़ाइल किए जा रहे हैं, अगर उनके अंदर ऐसी चीज़ साबित हो जाती है कि इन्होंने 9 मई के हवाले से कुछ किरदार अदा किया है और ये केसेस फिर फ़ौजी अदालतों के अंदर जाएंगे, जब ये मामला बगावत की जानिब आएगा, जब ये मामला PTI को जो है बैन करने के हवाले से आएगा, तो ये वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। जहाँ तक चोश साहब ने ये बात की कि कानून के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं है, मैं एग्री करता हूँ उनके साथ, लेकिन इन चीज़ों को दुरुस्त किसने करना है? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमें जदीद खतूत के ऊपर जाना चाहिए, हमें नए गैजेट्स जो हैं उनके जरिए तहकीकात और तफ्तीश करनी चाहिए। तो भाईजान ये सारे काम तो करने पड़ेंगे, ये आपकी अदलिया ने करनी है, ये आपकी पार्लियामेंट ने करनी है, और फिर इनके साथ साथ आपको अपोजिशन को साथ बिठाना पड़ेगा। अगर आप कोई नई कानून साजी करते हैं तो मेरी बात वही है कि जब तक इस मुल्क के आवाम का नहीं सोचा जाएगा, जब तक ये नहीं सोचा जाएगा कि इस मुल्क के गरीब आदमी को, आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा, तब तक कुछ हल होने वाला नहीं है। तब तक आप कानून को दुरुस्त नहीं कर सकते। बसूरत दीगर यही होगा कि खान साहब जैसा कोई बंदा अदालत के अंदर जाएगा और अदालत उन्हें कहेगी गुड टू सी यू, और गुड टू सी यू आज तक मेरा नहीं ख्याल, चोइस साहब ने भी केस भुगते होंगे, फारूकी साहब ने साफी केसेस भुगतते रहते हैं, मैंने भी बहुत से केसेस भुगते हैं, लेकिन आज तक हमें तो किसी ने गुड टू सी यू नहीं कहा। लेकिन खान साहब जब अदालत के अंदर जाएंगे तो उन्हें गुड टू सी यू कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो PTI के बानी चेयरमैन है, इसलिए कि वो साबिक वजीर आजम रहे। लेकिन जब अदालतों के अंदर कोई शख्स पेश होता है तो वह एज इंडिविजुअल पेश होता है, एज अ पर्सन पेश होता है, ना कि साबिक वजीर आजम पेश होता है। ठीक हो गया। आसिफ साहब से जान लेते हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में गुड टू सी यू, अब आगे कमेंट करें, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल में? क्या वाकई में बानी PTI को फौज के सुपुर्द किया जा रहा है? दूसरी जानिब जो देखें तो अमरीकी सफ़ीर भी बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। ये 31 अगस्त तक की जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या होगा? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कोई अपना दानिशवरी करना, कोई दूर की कौड़ी लाना, ये हमारे सियासी पंडित करते रहते हैं, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। अच्छा, इसलिए नहीं की जा सकती कि यहाँ पे फैसले एथिक्स और वैल्यूज पे नहीं होते। कौन कहाँ मुक जाए, कौन कहाँ टुक जाए, जहाँ टुक गया, जहाँ मुक गया, वहाँ गल खत्म हो गई, वो सारा का सारा जो प्लान होता है वो स्क्रैप हो जाता है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 बात यह है कि आपने पूछा अमरीकी सफ़ीर। अमरीकी सफ़ीर हमारे यहाँ हमेशा ही मिलते चले आ रहे हो, पहली बार तो नहीं मिले। हम कोई गुलाम तो नहीं। देखें वो बताओ सही कहने आ सकते ने, मिल सकते ने। कहते हैं ज़रूरतों का खलूस है, ये मुतालबों का सलाम है। वाह वाह, ये ज़रूरतों का खलूस है, ये मुतालबों का सलाम है, ये नवाजिशें नहीं बेगरज उन्हें आपसे कोई काम है। वाह 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 वाह। लेकिन हम कोई गुलाम तो नहीं। नहीं, हम कहाँ मानते कहाँ हैं? शहजाद साहब से भी जाते हैं। शहजाद साहब, हम गुड टू सी यू से बात पहुंची है, हम कोई गुलाम तो नहीं, और अब मामला आगे अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात तक पहुंच गए हैं। बानी PTI की फ़ौज को कहाँ पे जा रहा है कि उनके सुपुर्द किया जा रहा है। मामला 31 अगस्त के प्रेडिक्शन पे आके रुक गए सर। शहजाद साहब, अच्छा देखिए, बात ये है कि ये तो पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि आखिरी 10 दिन बड़े अहम हैं, लेकिन मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जफर इकबाल साहब का एक शेर है और मैं अपने दोस्तों के सामने पेश करता हूँ। वो कहते हैं कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। झूठा तो साहिब किरदार, क्या बात है यार, झूठा तो साहिब किरदार। जब वैसे फारूकी साहब बड़ी थोड़ी सी अगर इजाजत दें तो इस शेर के अंदर तरमीम कुछ बनती है, और जफर इकबाल साहब से माजरत के साथ, इंसान को इंतहाई बदकार होना चाहिए। जो पहला मिसरा है उसको अगर आप पढ़े तो फिर दूसरा तो यही बनता है कि आदमी को इंतहाई बदकार होना चाहिए, क्योंकि झूठा आदमी जो है वो साहिब किरदार तो नहीं हो सकता। या बदनाम ना हो, बदकार चलता है। बदनाम ना हो, बस बदनाम होगा तो काम खराब होगा, बदकार चल जाता है। जी शहजाद साहब, आपको मेरे का 8 टाइम खाने का बड़ा शौक है, तो आप वो टुक टुक आप खुद कर रहे हैं उधर चूहों की तरह बैठ के कि मेरा 8 टाइम खाते हैं आप यार, और उस पर आप गुजारा करने के लिए काफी नहीं होता। ये चौमुखी लड़ाई आपने कभी सुनी होगी, आपने देखा है कि एक आदमी जो है वो 4 माकूल लोगों की बात को मानता ही नहीं है, और फिर दूसरों को आप एक फरीक होने का दावा इल्जाम लगाते हैं उस पे कि ये फरीक बन गया है या पार्टी बन गया है। देखिए, आपको जालिम और मजलूम में से किसी एक का साथ देना पड़ता है, आपको हक की बात करनी चाहिए। मैं साफी इसलिए बिल्कुल नहीं बना कि मैं गैर जानबदार रहूं, मैं साफी इसलिए बना हूं कि मैं
हक का साथ दे सकूं, मैं सच के साथ खड़ा हो सकूं, मजलूम का साथ दे सकूं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो गुड टू सी वाले वक्त थे वो तो चले गए, वो वक्त चले गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब तो वो साहब हैं कि जो उनका केस सुनने पर बजिद हैं और हम उनको सुनवाने पर बजिद हैं। बेशक उनके बारे में एक साबिक़ बेंच ने ये रिमार्क्स दे रखे हैं कि इन साहब को उनके मुकदमे में नहीं बैठना चाहिए। और जब आप देखते हैं कि खावर मानेका साहब आवाज नारा मस्ताना बुलंद करते हैं कि मुझे इस जज पे बिल्कुल एतबार नहीं है, तो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं वो फैसले वाले दिन फैसला सुनाने से इनकार कर देते हैं। तो दोहरा मियार तौर आपने यहाँ पे बर्ताव कर रहे हैं आप। अगर आप अपनी अदाओं पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ हर तरफ मुनाफिकत का दौर दौरा है। अपनी अदाओं पर गौर करें और अपने आप को ठीक करने, वगरना 31 अगस्त तो आने वाला है। वैसे शेख रशीद के हवाले से मैं सच्ची बात बताऊं, इससे पहले मुझे लगता था कि शायद आखिरी 10 दिनों में कुछ होगा। अगर शेख साहब ने कहा है कि 31 अगस्त बड़ा अहम है और उस तक कुछ होना वाला है, तो फिर अब मेरी उम्मीदें कम हो गई हैं। अच्छा फारूकी साहब, जज की डिस्क्रिशन होती है, जज चाहे तो इस एतराज के ऊपर केस छोड़ दे, जज चाहे तो इस केस को ना छोड़े। और जो शख्स जज के ऊपर इल्जाम लगाता है उसके लिए भी लाजिम है कि वो उसके लिए सबूत फराहम करे कि किन बुनियादों के ऊपर उन्होंने जज के ऊपर इल्जाम लगाया। अदालत लगती है जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लगाई है। अब इस तरह ना करें, आप हमेशा इस तरह करते हैं, जब बात गुजर जाती है आप फिर वापस आ जाते हैं। उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि काजी फैज ईसा को इमरान खान से मुतल्लिक और पीटीआई से मुतल्लिक के मुकदमात में नहीं बैठना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? ये वही जज है जिन्होंने गुड टू सी यू कहा था और आपने कहा वो वक्त गुजर गया जब खलील खान फाख्ता उड़ गई खलील खान की। अब तो वो फार गुड जज नहीं ना रहे, अब तो वो हमेशा के लिए जज नहीं रहे। अब आपको उनकी क्या मुसीबत पड़ी हुई है? आप जो इस वक्त इशू इन हैंड है, अतर मिनल्ला साहब न्यूयॉर्क में बैठ के आपको बताते हैं कि आपने अगर 77 को अगर अदालतें खुली रखी होती तो आपके मुल्क में मार्शल लॉ ना लगता। अगर आपने 99 में अदालतें खुली रखी होती और एक मुंतखब वजीर आजम को बाहर फेंका गया तो ये काम ना होता। उसके बाद उन्होंने काश वो मुशर्रफ के वजीर भी ना होते, काश वो परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान भी ना होते। बातें तो काश मुझे चल रही समझ नहीं आती। आप एक बात ज़हन में रखिए कि हर चोर बदमाश का एक मुस्तकबिल होता है, वो नेक भी हो सकता है, और हर नेक और पाकबाज आदमी का एक माजी हुआ करता है। ये जिन लोगों की आप बातें कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अरसलान इफ्तिखार का जो रेफरेंस था वो मेरिट पे खारिज हुआ है, मेरिट तो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। इसी तरह से ये जो मामला है वो मेरिट पे खारिज हुए हैं या आप टेक्निकी बुनियादों का सहारा लेकर वहां से निकले? मुझे तो चौधरी इफ्तिखार भी मेरिट के ऊपर नहीं लगते। जो कुछ उन्होंने किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो आज मुकला सड़कों के ऊपर निकल के बदमाशियां करते हैं, ये चौधरी इफ्तिखार की देन है। जो कहा करते थे कि धरती मां के जैसी होगी, ये डायन जैसी धरती बन चुकी है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चौधरी इफ्तिखार और उसके दौर के अंदर चलने वाली तहरीक थी, जिसके अंदर यह कहा गया था कि एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज एक आम आदमी सड़कों के ऊपर जलील हो रहा है। और इंसाफ किसको मिल रहा है? वो लोग जो साहिब इक्तदार है, जो बरसरा इक्तदार है या माजी के अंदर इक्तदार के अंदर रहे हैं। ये अदालतें अशराफिया के लिए बनकर रह चुकी हैं। गरीब आदमी को इन अदालतों से कोई तवक्को नहीं है। आसिफ साहब, मैं आपको भाई एक बात बताऊं, जब ऐवान से जिंदान और जिंदान से ऐवान का सफर चुटकियों में तय होता रहेगा, जब तक ये इंसाफ पे, निज़ाम इंसाफ पे सवालात उठते रहेंगे। यहाँ पे ऐवान से जिंदान में आने का, जिंदान से ऐवान में आने का कोई तरीकाकार है? ठीक सर इस तरीकेकार पे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, कराची से निगार अवार्ड दिया जाता था बेहतरीन अदाकारी पे, तो आपकी नजर में कराची का क्या फैसला है? किसको बेस्ट अवार्ड दिया जाना चाहिए? आज की अवार्ड जिसको मर्जी दे दीजिए, लेकिन गाने के लिए आप जरूर आइएगा। सर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, आजम चौधरी साहब से जान लेते हैं। आजम साहब, ये जो सारे मामला चल रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से 39 जो अरकान कौमी असम्बली हैं पीटीआई के मेंबर तस्लीम कर लिए गए। मरीम नवाज साहबा तस्लीम कर रही हैं कि बिजली वाकई में बहुत महंगी है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर, इनका कोई हल भी है इन सारी सूरत हाल का? और क्या इलेक्शन कमीशन वाकई में कोई चाल चलने जा रहा है या हकीकतन उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है अदालती फैसला आ गया, ठीक है इसके मुताबिक सीटें दे दी गई?
अच्छा, हम माजी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालात हाजरा बड़े क्रूशल हैं। राय साहब, फारूकी साहब, जरा हालात हाजरा पे हम ज्यादा तवज्जो दें तो बेहतर है। देखें, आज 3-4 ये चीजें जो आपने डिस्कस की हैं, साथ डोनाल्ड ब्लूम वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो बिजली के बिलों का एतराफ करना मरियम नवाज साहिबा का। अब जब आप इक़्तिदार में नहीं आई थी, आप अभी इलेक्शन होने जा रहे थे, तो आपने कहा था कि मैं 200 यूनिट या 300 यूनिट, आपने भी कहा, हमजा शहबाज साहब ने भी कहा, अपना बिलावल जरदारी साहब ने भी कहा कि हम इतने यूनिट आवाम को फ्री देंगे। जब इक़्तिदार में आए आप भूल गए, क्योंकि वो इंतखाबी नारा था। इक़्तिदार में आने के बाद आपको वो सारी चीजें वो भूल जाती हैं। आज आपको ये पता है कि यूनिट बहुत महंगे हैं, लेकिन आप ये तो बताएं कि आपने किरदार क्या अदा किया उन यूनिट्स की कीमत कम करने के लिए। आज तो अवाम बिलक उठी है ये IPPs के मुआहदों के ऊपर, और आपके वालिद साहब के दौर में सबसे ज्यादा मुआहदे हुए हैं, जो सबसे महंगे मुआहदे हैं। तो आपने उसके लिए कौन सा किरदार अदा किया? आपके फर्स्ट कजन सलमान शहबाज साहब का अपना IPP है, आपने उस पर क्या किरदार? यानी कि आजम साहब, अगर हम सम अप करें आपकी गुफ्तगू को, तो आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? देखें, मुझे अब ये देखें, फिर हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इन्वॉल्व होती है चीजों में। जब हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो आगे करेगी। अब ये जो IPPs के हवाले से इतनी कोशिश हो रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट खुद कर रही है, क्यों नहीं हुकूमत ने अपना किरदार? बिल्कुल, हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही। राय साहब से लास्ट कमेंट चल रहे हैं। राय साहब, वाकई हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही, IPPs का मसला है। आज मरियम साहबा ने खुद एक्सेप्ट किया महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से। मैं समझता हूं कि मरियम नवाज को चाहिए था, ये बयान देने से बेहतर था कि वो इस्तीफ़ा देते थी, शायद वो अवाम के लिए काबिल कबूल होता। मरियम नवाज ने अवाम के ज़ख्मों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नमक छिड़का है। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले काश के वो ये बता देती कि CM हाउस की बिजली किस कदर कम की गई है, वज़ीर आज़म हाउस के यूनिट्स कितने कम हुए हैं, तो शायद कोई तसल्ली होती कि चलिए IMF के हाथों आप मजबूर हैं, IPPs के हाथों आप लोग मजबूर हैं, आपने पैसे देने ही देने हैं, आपने गलत मुआहदे कर लिए। लेकिन जिस तरह आज उन्होंने नमकबाजी की है, ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। अगर आपके पास कोई हल नहीं था तो आपको इक़्तिदार के अंदर नहीं आना चाहिए था। आप अदम एतमाद लेके ही इसलिए आए थे कि इस मुल्क के अंदर महंगाई है, यूटिलिटी बिल्स की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, और आज उन्होंने ये बयान देके मैं समझता हूं कि उस तमाम तर लॉजिक को, जिस लॉजिक के तहत उन्होंने तहरीक चलाई और इक़्तिदार के अंदर आई, वो खत्म हो चुका, खत्म कर दिया। आसिफ साहब, लास्ट कमेंट जरा शॉर्टली, आपको लगता है कि वाकई में आज इनकी जानिब से भी अपनी बेबसी का इजहार किया गया? देखिए जी, मरियम साहिबा ने कहा है कि जो बिजली के बिल हैं वो आमदन के बराबर हो गए हैं, तो उसके बाद अगर बिल देने के बाद तो एक ही हल रह गया है, लंगर से पानी आए और अपना लंगर से खाना आए और पानी सबील नहीं है ना, ऑनलाइन सिर्फ देके चढ़ाई जाती है। नहीं, लंगर से खाना आए और पानी सबील से। दूसरी बात यह है कि आप एक बात पे गौर करें, एजाज गौहर साहब को बड़ा कौम का दर्द जाग रहा है आजकल। वो IPPs को बड़ा निशाने पे रखे हुए हैं और तोपों का रुख उन्होंने उधर किया है, वो बड़े एक टारगेट उन्होंने किया हुआ है। ये क्या ख्याल, आपका क्या ख्याल है कि वो एवं हवा में तलवारें लहरा रहे हैं या उनको ख्वाब आया है? ठीक, इस पे गौर करें, तवज्जो करें, ये क्या है और इसका नतीजा आने वाले दिन में क्या होगा। लास्ट कमेंट में शहजाद साहब से मिले लूं। शहजाद साहब, यानी कि आज मरियम साहिबा ने भी फिर अपनी बेबसी का इजहार कर दिया? देखिए, हमारी बदकिस्मती कि हमारे हुक्मरान जिनको हमारी किस्मतों के फैसले करने थे, उनको अपनी बेबसी का इजहार करना पड़ रहा है। ये आसिफ साहब ने अभी जो बात की है, ये बड़ी संजीदा बात है और ये बहुत गहरी बात है, इस पे आपको गौर करना चाहिए। ये जो दीवानगी है ये बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहुत शुक्रिया राहसनैन साहब का, आसिफ अफान साहब का, आजम चौधरी साहब और शहजाद फारूकी साहब, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।